रसायन विज्ञान। क्या पढ़ रहे हैं? तो कल हमने पढ़ा था निर्जीवों के लिए, निर्जीवों का अध्ययन हम करते हैं इसमें फिजिकल साइंस में, यानी भौतिकीय विज्ञान। और भौतिक विज्ञान की भी कितनी शाखाएं थी? 2 शाखाएं। नंबर 1 भौतिक विज्ञान, नंबर 2 रसायन विज्ञान। भौतिक विज्ञान हमने पढ़ा था कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्य एवं ऊर्जा के अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। और अंतर संबंध मैंने आपको समझाया था उस दिन कि कोई बल्ब है तो वो और एक बिजली का तार है, जब तक उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं की जाएगी, विद्युत ऊर्जा नहीं दी जाएगी उसको, तब तक वो क्या काम नहीं करेगा, बल्ब नहीं जलेगा, तार काम नहीं करेगा। ठीक है, ऐसे ही अब इसमें हम रसायन विज्ञान में पढ़ रहे हैं। तो रसायन विज्ञान की परिभाषा की तरफ अगर हम देखें तो क्या है? रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्य के संगठन, अभिक्रियाएं तथा उनके उपयोगों का अध्ययन करते हैं। देखो, द्रव्य का संगठन का मतलब द्रव्य का निर्माण कैसे होता है, संगठन, ये संगठित कैसे हुआ, ये कैसे बना है। इसमें आदि चौक है, ठीक है, तो चौक ये कैसे बना है, ये संगठन इसका कैसे हुआ है। फिर उसके बाद इसमें अभिक्रिया क्या क्या होती है, ठीक है, उसके बाद इसका उपयोग क्या है। ठीक है, तो केमिस्ट्री में जब भी हम पढ़ते हैं तो द्रव्य के संगठन को पढ़ते हैं और उसमें होने वाली अभिक्रियाएं पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर किसका निर्माण करते हैं? जल का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? जल का निर्माण करते हैं। कार्बन को यदि ऑक्सीजन को उपस्थित में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, अमोनिया को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये चीज हम किस में पढ़ते हैं? रसायन विज्ञान में पढ़ते हैं। उसके बाद हम रसायन विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? लेवोजियर को कहते हैं। लेवोजियर को तुमसे कोई पूछ देता है कि रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, रसायन विज्ञान का पिता किसे कहते हैं, तो वो कौन है? लेवोजियर। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आई? वो होता है द्रव्य। क्या होता है? द्रव्य। द्रव्य का हम स्टडी कैसे करते हैं? द्रव्य क्या होता है, तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा द्रव्य क्या होता है। ठीक है ना, सबसे पहले हमें क्या समझना पड़ेगा? द्रव्य क्या होता है। द्रव्य को समझने के लिए हम एक बार इस पर ध्यान देंगे, तो वह वस्तु जो स्थान घेरती है। ठीक है, यानी जो वस्तु स्थान घेरे, जो वस्तु स्थान घेरे, आगे क्या है? जिसमें भार होता है, यानी जिसमें भार होता है। उसके बाद क्या है? जिसमें जड़त्व का गुण पाया जाता है, जिसमें जड़त्व का गुण पाया जाता है और जिसे हम महसूस कर सकते हैं, उसे द्रव्य कहते हैं। अब इतने 4 प्रगुण जिस वस्तु में दिखाई दें, कौन कौन से? स्थान घेरती हो वस्तु, उसमें भार हो, जड़त्व का गुण पाया जाए और उसे महसूस कर सके, तो वो सभी क्या है? द्रव्य। क्या है? द्रव्य। द्रव्य है। क्या है? द्रव्य। या हम पदार्थ भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? पदार्थ। अब देखो, जैसे मैंने उदाहरण लिखा है मेज, ठीक है ना, तो मेज स्थान घेरती है। ठीक है ना, कहीं उस पर रखोगे तो स्थान घेरेगी, कुछ भार होता है, उसमें वजन होता है कि नहीं होता है। ठीक है, उसका उससे महसूस तो कर सकते हैं, देख सकते हैं ना, तो उसे महसूस भी कर सकते हैं। ठीक है, उसका उसमें जड़त्व का गुण भी होता है, जड़त्व। और जड़त्व का क्या होता है? जड़त्व का गुण क्या होता है, ये होता है। हाँ, जड़त्व क्या होता है? किसी वस्तु का वह गुण, किसी वस्तु का वह गुण, किसी वस्तु का वह गुण जो वस्तु या जिसके कारण वस्तु अपनी स्थिति को बनाए रखने की कोशिश करती है। ठीक है, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु अपनी मूल अवस्था में रहने की कोशिश करती है। बात समझ में आई? किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु अपनी मूल अवस्था में रहने की कोशिश करती है। जैसे हमने उसको कोई बल लगाया तो वो क्या कोशिश करेगी कि हम उसी अवस्था में रहे पहले जो थी। ठीक है, जैसे हमने बेंच को हमने उठाया तो हमें भारी क्यों लगने लगती है? क्योंकि जड़त्व के कारण भारी लगने लगती है, और जड़त्व के कारण उसमें क्या होता है? भार होता है। ठीक है, भारी। हम किसी वस्तु को लटकाएं तो थक जाते हैं, उसके लटकाए क्यों थक जाते हैं? वो जड़त्व के कारण ही थक जाते हैं। ठीक है, पुस्तक है, पुस्तक स्थान घेरती है। जैसे मान लीजिए बेंच पर पुस्तक अभी रखी हुई है तो ये कुछ स्थान घेरे हुए कि नहीं घेरे हुए? अभी ये रखी है यहाँ पे तो कुछ स्थान घेरे हुए हैं। अब इसमें कुछ भार भी है ना, कुछ द्रव्यमान भी है इसमें। उसके बाद इसमें जड़त्व का गुण भी पाया जा रहा है और इसे महसूस भी कर पा रहे हैं। ठीक है,
ऐसे ही कुर्सी में भी भार होता है, स्थान गिर रही है, मनुष्य भी स्थान गिर रहा है, ठीक है ना। आप सब लोग बैठे हुए हैं बेंचों पे, तो आप स्थान गिरे हुए हैं। जल पानी भी स्थान गिरता है, हवा भी स्थान गिरती है, और इसमें द्रव्यमान भी होता है, भार नहीं होता। गुब्बारा का उदाहरण ले हम, ठीक है, तो खाली गुब्बारा को यदि हम तोले तो कुछ वजन उसका और होगा, और उसमें हवा भर दे उसके बाद तोले तो उसका कुछ वजन और होगा, ठीक है ना। ऐसी खुशबू, यानी जैसी मान ली खुशबू जैसी फैलती है हर जगह, तो वो उसको महसूस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए किसी ने सेंट लगाया, इत्र लगाया, तो जब सेंट छिड़कते हैं तो उसकी खुशबू पूरे कमरे में फैल जाती है, तो उसने पूरे कमरे का स्थान घेर लिया कि नहीं घेर लिया है। और उसका तो उसे हम महसूस कर पा रहे हैं, सूंघते हैं तो महसूस होती है कि नहीं होती है, तो वो खुशबू होती है। डस्टर, ये साफ करने वाला, ठीक है ना। चौक, तो चौक भी क्या है, पदार्थ है, ठीक है, द्रव्य है। तो इन सभी का अध्ययन हम किसमें करते हैं, रसायन विज्ञान में करते हैं। देखो इधर समझो, अभी मैंने पढ़ा था द्रव्य किसे कहते हैं, ठीक है। तो वह वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसमें भार होता है और जिसमें जड़त्व गुण पाया जाता है, तथा जिसे हम महसूस कर सकते हैं, उसे हम द्रव्य कहते हैं। बात समझ में आई। जैसे मेज, कुर्सी, पुस्तक, पेड़ पौधे, मनुष्य, हवा, जल, खुशबू, डस्टर, चौक आदि, ये चीज आपको बताई मैंने। अब ये तो द्रव्य थे, लेकिन अब हम इसमें पढ़ेंगे द्रव्य का वर्गीकरण, यानी द्रव्य को बांटना। द्रव्य को किस प्रकार से बांट सकते हैं। तो द्रव्य को मुख्यतः, द्रव्य का वर्गीकरण मुख्यतः दो प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है। या तो द्रव्य होगा किसके आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर उसका वर्गीकरण कर सकते हैं, या फिर रासायनिक संगठन के आधार पर। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु बनी है, ठीक है, तो हम उसको दो रूप में ही तो वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए पुस्तक है आपकी, ठीक है, एक तो भौतिक अवस्था यानी जो दिखाई देने वाली इसकी अवस्था है, ठीक है ना, यानी भौतिक गुणों की अगर हम बात करें तो भौतिक गुणों को देखकर इसको बता सकते हैं, ठीक है। और इसका संगठन, रासायनिक संगठन कैसे, यानी एक पुस्तक कैसे कैसे बनी है, इसमें क्या क्या मटेरियल की किस किस की आवश्यकता हुई, कितनी सामग्री की आवश्यकता हुई, इस चीज की इसके आधार पर हम इसका वर्गीकरण कर सकते हैं। जैसे अभी चौक है आपका, ठीक है। अब चौक का वर्गीकरण अगर हम करें, किसी भी द्रव्य का वर्गीकरण करें तो दो रूप में कर सकते हैं, तो भौतिक अवस्था के आधार पर या फिर रासायनिक संगठन के आधार, यानी वो कैसे बना है उसके आधार पर, या फिर भौतिक अवस्था यानी उसकी अवस्था क्या क्या है, जैसे भौतिक गुण से क्या क्या है, ठीक है, इसको अवस्था में बदल। अब ये जैसे इसका रंग हो गया, भौतिक गुण क्या होते हैं, रंग होता है, दाब होता है, घनत्व होता है, ठीक है, गंधहीन है, स्वादहीन, ये सभी चीजें ना इसके भौतिक गुण होते हैं, जिन्हें हम क्या देखकर पता लगा सकते हैं, ठीक है, देखकर पता। लेकिन रासायनिक संगठन में तो ये कैसे बना, जब इसका अध्ययन करेंगे तभी पता चलेगा, ठीक है। तो रासायनिक संगठन के आधार पर इसका आप वर्गीकरण कर सकते हैं, और भौतिक अवस्था के आधार पर। द्रव्य का वर्गीकरण मुख्यतः दो प्रकार से कर सकते हैं। नंबर एक, भौतिक अवस्था के आधार पर, नंबर दो, रासायनिक संगठन के आधार पर। यहाँ पर भौतिक अवस्था के आधार पर द्रव्य का वर्गीकरण को समझेंगे, ठीक है। भौतिक अवस्था के आधार पर कैसे कर सकते हैं। भौतिक अवस्था के आधार पर द्रव्य का वर्गीकरण निम्न प्रकार कर सकते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं द्रव्य की तीन भौतिक अवस्था होती है, वैसे तो पांच होती है, मैंने आपको बताई, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बॉस-आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। अब यहाँ पे मैं तीन का विवरण दे रहा हूँ। नंबर एक, ठोस को अंग्रेजी में कहते हैं सॉलिड, SOLID। नंबर दो, द्रव को कहते हैं लिक्विड, LIQUID, लिक्विड। उसके बाद गैस को कहते हैं गैस, GAS, ठीक है। ये इस प्रकार से इसका वर्गीकरण कर सकते हैं। हम यहाँ पढ़ रहे हैं द्रव्य की अवस्थाएं पढ़ रहे हैं। द्रव्य कितनी अवस्था है, ठोस, द्रव और गैस। देखो अमिताभ, द्रव्य या पदार्थ एक ही बात होती है, ठीक है, उसकी अवस्थाएं होती है, भौतिक अवस्थाएं कितनी, तीन, ठोस, द्रव और गैस, ठीक है। जैसा मान लीजिए ठोस में हम ले लोहा एक द्रव्य है, पदार्थ है कि नहीं, लोहा वजन होता है, भार होता है, स्थान गिरता है कि नहीं गिरता है, ठीक है। लोहा को अगर हम चाहें तो अभी कौन सी अवस्था में, ठोस अवस्था में, ठीक है, लोहा की कौन सी अवस्था में, ठोस अवस्था में। अगर इसको अगर हम ताप अगर इसका बदलें, ठीक है, इसकी अवस्था में अगर परिवर्तन, कक्षा 9 में आपने पढ़ा था, ताप में परिवर्तन करके, ठीक है, किसी की अवस्था को बदला जा सकता है। किसी पदार्थ की अवस्था को कैसे बदल सकते हैं, या तो उसमें ताप में परिवर्तन करके, टॉपिक पढ़ाता है नहीं पिछले साल पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, या फिर उसमें दाब में परिवर्तन करके पढ़ाया था। हाँ, तो ताप में परिवर्तन करें, लोहा को अगर हम गर्म करें
पिघला इसको तो कौन सी अवस्था में आ जाएगा, बहने की। द्रव अवस्था कौन सी अवस्था, ऐसी पदार्थ की ऐसी अवस्था जिसमें बहने का गुण उत्पन्न हो जाए तो वो कौन सी अवस्था हो जाती है, द्रव अवस्था। पदार्थ की अवस्था जिसमें तरलता का गुण आ जाए, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें तरलता का गुण आ जाए उससे हम द्रव अवस्था कहते हैं। बात समझ में आई। पहले भी इसको ऐसे लिखा थी, मैं भी इसको लॉन्ग में और लिखाऊंगा कल, ठीक है। द्रव अवस्था कहते हैं जैसे बहने का गुण, वो बह सके। ठोस, द्रव, गैस। तो कोई भी पदार्थ होता है वो कितनी अवस्था में पाया था, तीन अवस्था, ठोस, द्रव और गैस। अब यहाँ पे हमने तीनों के गुणों का मतलब तीनों में क्या क्या अंतर होता है गुणों के आधार पर उसका हमने वर्गीकरण किया है, ठीक है। तो पहला है आकार एवं आकृति, ठीक है। तो आकार ठोस का ऑर्डर निश्चित होता है, ठीक है। ठोस जैसे ये आपका डस्टर है, कैसा है, ठोस है। जैसी इसकी आकृति बन गई वो निश्चित हो गई, अब इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता, निश्चित हो गई ना आकृति और आयतन, आकार क्या होगा इसका निश्चित हो गया, ठीक है। तो ये कैसा होगा, ठोस हो गया। अब ये कौन सी, अब द्रव में, अब द्रव जैसे मान लीजिए पानी है आपका, पानी, जल, जल को हम जिस बर्तन में रखें उसी का तो आकार लेगा, ठीक है। जिस बर्तन में रखेंगे जल उसका ही तो आकार लेगा, इसलिए लिखा है जिसमें रखा जाता है उसी का आकार लेता है, ठीक है। गैस, गैस कैसा होता है, इसका आकार अनिश्चित होता है। ये जहाँ कहीं भी रखेंगे तो ये निश्चित नहीं रहेगी, फैल जाएगी पूरे वातावरण में। जहाँ भी रखेंगे, सिलेंडर भरेंगे तो पूरे सिलेंडर में फैल जाएगी, है ना। बाहर कहीं छोड़ देंगे तो पूरे वातावरण में फैल जाएगी। तो इसका क्या है, आकार निश्चित नहीं है, ठीक है। अब आयतन की बात कर लें तो ठोस का आयतन निश्चित है, इसमें जितने फलक हैं, ठीक है। आयतन, ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई सब कुछ है ना, तो ये निश्चित है ना इसकी, ठीक है। ठोस की निश्चित होती है। अब ऐसे ही द्रव का आयतन निश्चित होता है, क्यों, हमने अगर 1 लीटर पानी लिया है तो वो 1 लीटर ही तो रहेगा, ऐसा तो नहीं 1 का 1.5 लीटर हो जाए, है ना। तो आकार कैसा, आयतन कैसा रहा, निश्चित। गैस का आयतन कैसा होता है, अनिश्चित होता है, ठीक है ना, क्योंकि वो गैस तो पूरे उसमें फैल जाती है, ठीक है। अंतराणविक आकर्षण बल यानी इसके अणुओं के बीच लगने वाला बल, ठीक है, तो वो कैसा होता है, उच्चतम होता है किसमें, ठोस में। ठोस के अणु बहुत पास पास होते हैं ना, इनके बीच अंतराणविक आकर्षण बल, इनके अंदर आकर्षण बल जो कार्य कर रहा है वो सबसे अधिक होता है ठोसों के बीच, ठीक है। इसलिए उच्चतम का, और द्रव में उच्च होता है, यानी बहुत पास पास कण होते हैं तो उच्च होता है। उच्चतम और उच्च में अंतर है, ठीक है। उच्चतम हाई लेवल की बात आ गई और उच्च थोड़ी उससे नीचे लेवल की बात है, ठीक है। उसको निम्नतम, गैस में क्या होता है, निम्नतम, यानी इसके कण बहुत दूर दूर रहते हैं, इसके कण पास पास नहीं रहते हैं। अंतराणविक दूरी यानी इसके कणों के बीच, तो न्यूनतम दूरी होती है, यानी ठोसों में नगण्य दूरी होती है, यानी कणों के बीच कोई दूरी नहीं होती है, बिल्कुल पास पास कण होते हैं। और इसमें द्रव में न्यूनतम होती है, इसके कण कैसे होते हैं, थोड़े दूर दूर होते हैं, इसलिए इसमें बहने का गुण आ जाता है, ठीक है। अधिक दूर अधिक होती है, गैस के कणों में दूरी कैसी होती है, अधिक होती है। ऐसे ही घनत्व, तो घनत्व जो होता है तो उच्चतम होता है इसका, ठोस का, उच्च होता है द्रव का, और इसका गैस का न्यूनतम होता है, ठीक है। अब उदाहरण ले लेते हैं, लोहा, हीरा, ग्रेफाइट, सोडियम क्लोराइड आदि। और द्रव अवस्था में जल, डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल आदि ये सभी द्रव अवस्था में आ जाते हैं। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन आदि ये सभी गैसें हैं, ठीक है, तो गैस अवस्था में आ जाती हैं। अब जैसे मान लीजिए लोहे को बदल सकते हैं हम पिघलाकर, द्रव अवस्था में भी लाया जा सकता है, और पिघलाएंगे इसको तो गैस अवस्था में आएगा। ये जो ताप संवर्धन करके ये अवस्था को बदला जा सकता है, इस चीज पर बात करेंगे, ठीक है ना।